हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम प्रेमचंद जी नमक का दरोगा। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की जो हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट है। तो उसी का आज हम पाठ 1 नमक का दारोगा जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे इस लेक्चर की। तो ये आपको पता ही है क्या कि भाई ये है ना जो पार्ट 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसको मैं इस साइड ही रख लेता हूँ। हाँ, तो देखिए कहानी को कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, और प्रभावित करता है तो क्यों करता है। तो भाई मुझे तो है ना वो मुंशी वंशीधर प्रभावित करते हैं। इसमें भी यही लिख रहा है, देखो कहानी का नायक मुंशी वंशीधर सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करते हैं। यानी कि जब उनको लालच दिया जाता है फिर भी वो लालची न होकर अपने ईमान से नहीं डिगते, यानी कि अपने ईमानदारी की मिसाल को कायम करते रहते हैं। उसने अलोपदीन दातागंज के जो थे, कौन अलोपदीन जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित अलोपदीन ने भी उनकी दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। देखो इसमें हमें तो भाई वंशीधर अच्छा लगा। क्यों लगा इसका कारण भी बताना है। तो भाई क्योंकि वो ईमानदार था, वो अपनी ईमानदारी से नहीं हटता, पीछे नहीं होता। उसको लालच दिया जाता है लेकिन फिर भी वो लालची नहीं बनता और वो ईमानदारी और अपना कर्तव्य जो कर्तव्य था उसका, उससे पीछे नहीं हटता। तो वो ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है, ऐसा पाठ में बताया जाता है। इसलिए मैं तो भाई उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, ऐसा बताएंगे हम तो। ठीक है, और जो एक बार उदाहरण भी दे दीजिए कि भाई जो पंडित अलाउद्दीन थे, जो कहाँ के थे, दातागंज के थे, उन्होंने को जो कि बहुत ही फेमस आदमी थे, ठीक है, विख्यात आदमी थे, उस व्यक्ति मनुष्य को भी उन्होंने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। दोस्त क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और पंडित अलोपदीन को जेल में डाल दिया था। और उसके आगे तो आपको पता ही क्या हुआ, गए कोर्ट कचहरी जो भी अदालत थी वहाँ पे गए, वहाँ से छूट के आ गए अलोपदीन। तो भाई अलोपदीन को लगा कि भाई ये धन के मैं लालच दूंगा, ये लालची होगा तो ये अपने ईमान पर से हट जाएगा और मुझे छोड़ देगा भाई। तो नहीं हुआ ऐसा, उसने गिरफ्तार भी कर लिया उसे, ठीक है। और तो उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा और उसकी जो दृढ़ता थी कि भाई मैं ना तो 1,00,000 1,000 दो चाहे 1,00,000 रुपए दो, मैं अपने दृढ़ निश्चय है मेरा कि मैं आपको गिरफ्तार करूंगा, ठीक है। ऐसा तो भाई क्या कहें। तो इसके सामने पंडित अलोपदीन भी नतमस्तक हो जाते हैं।
तो इसलिए भाई मैं तो सर्वाधिक प्रभावित किनसे हुआ? भाई मैं तो वंशीधर से हुआ। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आए हैं? तो देखो दो पहलू उभर कर आते हैं। पहला कौन सा? पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाले भ्रष्ट व्यक्ति थे वो, कि भाई पैसा कमाना है कैसे भी कमाएं। क्या किया? नमक की गाड़ियों को, जो नमक की गाड़ियाँ थी उसको पुल के पार ले जा रहे थे बिना किसी को कहे, बस किसके लिए? पैसे के लिए, रुपए कमाने के लिए। वह लोगों पर जुल्म करता था, आपको भी देखा है, लालच दिया, ठीक है, जो लोगों पर जुल्म भी करता था। समाज में सफ़ेद पोश व्यक्ति माना जाता था। यह उसके दोगल चरित्र को उजागर करता है, ठीक है। यह उसके यानी कि दो मुंह बात करना, ऐसे बोलते हैं ना कि चित भी मेरा पट भी मेरा, ऐसा कुछ। चित भी उसका था, पट भी उसका था, कभी इस साइड हो जाए कभी उस साइड हो जाए। तो इस तरह का दोगल चरित्र था उसका। जैसे कि अलोपीदीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीद कर अपना गुलाम सामान बना रखा था। उसने बस ले पैसे फेंको तमाशे देखो, ऐसी बात कर रखी थी उसने तो, ठीक है। और दूसरा उसका पहलू पक्ष उभर कर कौन सा आया है कि कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है। कौन सा चरित्र सामने आता है? कि भाई वो नतमस्तक से हो जाता है किसके सामने? कि भाई उसकी ईमानदारी, दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा के सामने। किसकी कर्तव्य निष्ठा के सामने? वंशीधर के सामने। ईमानदारी और धर्म निष्ठा के गुणों की कद्र अरे भाई हाँ कद्र ईमानदारी और धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाले व्यक्ति, जैसे कि वह अंत में वंशीधर के घर जाकर उसकी माफ़ी मांगता है, काफ़ी मांगता है नहीं, माफ़ी मांगता है और उनसे अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास दो पक्ष उभर के आ चुके हैं। अब अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन याद है, सर्वाधिक प्रभावित था, क्यों था? सेकंड क्वेश्चन, कौन कौन से पक्ष उभर के आए हैं, नियम विरुद्ध कार्य करना, और उसके बाद अंत में क्या हुआ वो बता देना। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो एक बार पढ़ो, उसके बाद हम पढ़ते हैं और उसके बाद आपको उत्तर भी देते हैं। पढ़ो, चलो हम पढ़ रहे हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। कहानी का कोई भी पात्र हो, वो जो भी समाज में व्याप्त सच्चाई को उजागर करते हैं, जो भी बुराई जो भी कुछ है उसको उजागर कर रहे हैं वो, ठीक है। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं ये। भाई वृद्ध मुंशी है, जो किसके? मुंशी वंशीधर के पापा जी हैं ना, जो मुंशीधर के पापा जी हैं, पिताजी वृद्ध मुंशी। तो उससे समाज की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तो देखो वृद्ध मुंशी हैं, वो धन के महत्वता देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं भाई उसके पापा जी, कि बेटा ऊपरी आय होनी चाहिए, ऐसा कहा था उसके पापा जी ने उसे। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं, काला धन जिसे कहते हैं, ब्लैक मनी। वे कहते हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। देखो मासिक वेतन है, वो एक दिन आएगा बैंक में डायरेक्ट, या फिर कह लो कि एक दिन ही आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। जिस तरह पूर्णमासी का चांद पूरा कब उगता है? पूर्णिमा के दिन। तो चांद पूरा एक दिन ही उगेगा पूर्णिमा के दिन। इसी तरह सैलरी
एक ही दिन मिलेगी। अब चांद पूरा उग गया, उसके बाद घटता 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 अमावस्या को घट ही जाता है। इसी तरह जो धन है, सैलरी मिली है, वो भी घटती 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 एक बार खत्म। लेकिन जो ऊपरी आय होती है वो तो बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय का पता नहीं कभी आ जाए। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो उसी दिन एक ही दिन मिलेगी, घटती 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 जाएगी। ऊपरी आय आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, एक दिन ही थोड़ी ना आने वाली है महीने में। ठीक है। अब भाई दूसरा है वकील, कि वकील से हमारी जो समाज की दृष्टि है, समाज की कौन सी सच्चाई उभर के आती है वकील के माध्यम से। तो देखो वकील है, आजकल जैसा धन लूटने की वकीलों का धर्म ही बन गया है। आजकल धन लूटना तो वकीलों का धर्म ही बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति का पक्ष में होते हैं, वे गलत व्यक्ति का पक्ष लड़ लेते हैं। मतलब धन के लिए तो, अरे मनी के लिए, रुपए के लिए। मजिस्ट्रेट के अलोपदीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ते हैं। ये तो आपने देखा ये पाठ में, कि जब अलोपदीन जो हमारा जज होता है वो कहता है कि भाई ये नमक का दरोगा है, वो अपना कर्तव्य निष्ठा से पालन कर रहा है, लेकिन जो नमक की स्मगलिंग है वो ज़्यादा होती रही है, इसलिए इसका दिमाग फेल हो गया है। वो हर एक बंदे को जो भी दिखे उसको हमेशा जेल में पटक देता है। पंडित अलोपदीन ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कुछ चंदी भर पैसों के लिए ऐसा गलत कार्य करें, अतः हम इनको बाइज्जत बली करते हैं। ऐसा जज ने फैसला सुनाया था। तो क्या जो मजिस्ट्रेट था, जज था, उसने ऐसा फैसला सुना दिया किसके, अलोपदीन के हक में। अलोपदीन के हक में कैसे भाई, उसको छूटना था तो उसने छोड़ दिया। ठीक है। तो जो वकील लोग थे वो खुशी से नाचने लग गए। ठीक है। तो वकीलों का धर्म बन गया। धन लूटना, पैसा तो आना चाहिए, ये तो हमारे पास जो समाज में व्याप्त एक बुराई है। वृद्ध मुंशी के लिए भी ये समाज में व्याप्त बुराई थी, और वकील में भी धन लूटना ये समाज में व्याप्त बुराई है। अब इसी तरह तीसरी है शहर की भीड़, कि भाई शहर की भीड़ है तो वो कैसे भाई। तो अब देखते हैं हम शहर की भीड़ के बारे में। शहर की भीड़ क्या करती है। तो शहर की भीड़ दूसरों के दुखों पर तमाशे जैसा मजा लेती है। देख, पैसा फेंक, तमाशा देख, उसमें से पैसे को तो हटा दो साइड में, और एक बार तमाशे देखती है कौन, जनता वे। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है, भीड़ के मारे छत और दीवार भेदने रहा। ये आपके पाठ के बीच में कहा गया है। कहाँ कहा गया है पता है? मुझे भी नहीं पता, आपको कहाँ से पता होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। कौन? शहर की भीड़। भाई वो भाई जिस तरह, क्या बताएं, हाँ इसी के बारे में बताते हैं। तो पाठ में जो आया है वो ही बताते हैं हम। भाई अलोपदीन को जेल में पटका, फिर अलोपदीन को कहाँ ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया, कोर्ट में ले जाया गया। अब कोर्ट में ले जा रहे थे उस टाइम, चाहे बूढ़ा हो चाहे बालक हो, हर एक के मुंह पे भाई पंडित अलोपदीन गिरफ्तार हो गया, ऐसी बातें चल रही थी। अब जब वो गया कहाँ पर, जेल को, तब की बात बताएं। तब भाई छत हो या दीवार, सभी जगह लोग लदे हुए। तो भाई भीड़ का तो अंदाजा नहीं था। उसे देखने के लिए पता नहीं कैसे सुपरस्टार आए हो, वो ऐसे देखने गए थे। ठीक है, कोई बड़ा, समझ गए ना आप, बड़े कोई आए हो उनको देखने गए थे, ऐसे गए थे। और भाई भेद ही नहीं रहा है, यानी कि कुछ दिखाई नहीं, और छत और दीवार तो दिखी ही नहीं कि भाई ये छत है या दीवार है, ऐसे लोग लदे हुए थे। अब चौथा प्रश्न है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, फिर पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह हम पूरे करेंगे। अभी देख तो लेते हैं हमारे पास कितने प्रश्न हैं, है ना। 5 पेज है, और अपन कौन से पेज में है? हम हैं अब सेकंड पेज में गए ना। यस। तो देखो यहाँ पर दोस्तों,
निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान, चलो चलो चलो। नौकरी में ओहदे की, नौकरी में पद की और ध्यान मत देना बेटा, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, वृद्धि नहीं होती, लेकिन ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, बरकत होती है। स्वयं विद्वान हो। अब तुम्हें क्या समझाऊं, तुम खुद ही ओवर स्मार्ट हो, ठीक है, ऐसा कहता है उसके पापा जी। अब यह किसकी उक्ति है? ये किसने ऐसे किसने कहे? तो ऐसे शब्द कहे थे कौन? भाई मुंशी जी कहे थे, बूढ़े मुंशी जी। बूढ़े आ गया आगे, इसका मतलब है उसके पापा जी, और मुंशी वंशीधर आ गया तो उसके कौन? वो खुद रे, यानी कि बूढ़े मुंशी जी के बेटा जी। दूसरा कथन, मतलब दूसरा प्रश्न, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? भाई हमने पहले बता दिया कि घटते घटते एक दिन दिखाई देता है। जैसे पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है, सिर्फ एक दिन दिखाई देता है। इसी तरह सैलरी भी एक दिन ही आती है, सैलरी भी एक दिन दिखाई देती है। उसके बाद जिस तरह पूर्णमासी का चांद घटते घटते अमावस को लुप्त, इसी तरह जो वेतन है वो भी धीरे धीरे समाप्त। ऐसा बताना है हमें इसमें भी कि क्यों कहा गया है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है, क्योंकि वह महीने में एक बार ही दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है। जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह भी खर्च होता जाता है। ओके, आगे देखें। तीसरा प्रश्न, तीसरा सवाल आपके लिए। पढ़िए दोस्त, पढ़िए। हम पढ़ते हैं, आप क्यों टेंशन लेते हो ना? क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? क्या पिता को ऐसी बढ़िया नॉलेज थी है? नहीं थी ना दोस्त? तो बताइए आप सहमत है कि नहीं? पिता को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए थी कि अपने पुत्र को, जो पापा जी थे उसको अपने बेटा जी पे ऐसी नॉलेज देनी चाहिए थी, कि शिक्षा देनी चाहिए थी कि ऐसी। जी नहीं, मैं एक पिता के वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। हर एक पिता के नहीं, इस पिता के वक्तव्य से मैं तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर एक पिता अपने बेटे को थोड़ी ना ऐसे फालतू की वजह बता देगा। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और न देनी चाहिए। बेटा ऊपरी कमाई मतलब अजय अपनी ईमानदारी पे रहना, ऐसा कहते हैं हर एक पिता। लेकिन ये पिता तो कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट हो गए। बेटा और भी ओवर स्मार्ट नहीं हुआ। देखो बेटा ईमानदारी पर, पापा जी चाहे कुछ भी कहें मैं ईमानदारी पर रहूँगा। ऐसे बेटे ने ईमानदारी दिखाई थी, अपने पाठ में पढ़ाई है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए और एक पिता अपने बेटे को कभी रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और न देनी चाहिए, ऐसा हम आपको बताएं, शिक्षा दें आपको भी ऐसी। हम क्या देंगे, आप ही समझदार हो। तो आगे, नमक का दारोगा कहानी में नमक का दारोगा कहानी में कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, मैं दो शीर्षक बता रहा हूँ। पहला, धन के ऊपर धर्म की जीत। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कैसे। धन था, लालच दी कितनी, 1 का 5, 5 का 10, 10 का 15, 15 का 20, 20 का 25 हजार तक हो गया था। लेकिन फिर भी जो वंशीधर था
उसने कहा, अबे चाहे तू 25,000 के 25 लाख क्यों ना कर दे, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से नहीं पीछे हटूंगा। मैं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से, पूरे दृढ़ निश्चय कर लिया है मैंने कि मैं अपने जो नौकरी है, जिसकी नौकरी करता है, उसके अपना कर्तव्य निभाऊंगा, ऐसा बताता है। तो मैंने एक धन के ऊपर धर्म की जीत, एक मेरी तरफ से शीर्षक आप लिख लेना, ठीक है, लिखा हो नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए। ईमानदारी का फल, ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाई सहनी पड़ी, लेकिन अंत में क्या, ईमानदारी का सुखद फल। भाई मैनेजर बन गया वो, इतना बड़ा सुखद फल मिल गया उसे, ईमानदारी का फल। तो एक ये शीर्षक हो सकता है। और भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था, कि भाई इस कहानी में दिखाया गया है कि जो न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत अलोपदीन को का साथ दे रहे थे। आपको देखा ये आपने, तो यह समाज में व्याप्त भ्रष्ट व्यक्ति हैं और ये बुराई भी है। तो भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था एक ये शीर्षक हो सकता है। और एक आपको मैंने आपको बताई है, धन के ऊपर धन की जीत। तो अब हम 6th क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिख रहा है ये। तो कहानी के अंत में अलोपदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? अगर आप राइटर होते, लिखते, अगर आप ही ये कहानी के लेखक प्रेमचंद की जगह प्रेमचंद को उड़ाओ और अपना नाम चिपकाओ, ऐसा होता, तो आप क्या कब करते अंत? क्या तभी कर देते जब उसने कई जो यातनाएं थी वो सही, लेकिन वो अपनी जगह सही रहा, वहीं पर अगर इसका अंत होता कि भाई मुंशी वंशीधर ने कई यातनाएं सही, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, बस इतना कहकर आप समाप्त कर देते पाठ को, तो कोई लोग आपके ऊपर विश्वास करता। फिर तो वही जो लोग हैं आपके पाठ, आपके लेसन को पढ़ते और उसके बाद कहते हैं कि भाई ऐसा हो जाए हमारे साथ तो हमारा क्या होगा, इसलिए वो तो रिश्वत ही लेते हैं, ठीक है। तो मुंशी वंशी जो प्रेमचंद जी हैं वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे पाठ बढ़ाया। आगे पाठ बढ़ाया मतलब कि भाई वो मुंशीधर अकेला पड़ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी आगे पाठ बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि भाई आगे बढ़ाया पाठ कैसे भी, कि भाई वो आए थे, उसके बाद उन्हें मैनेजर के पद नियुक्त कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। तो आगे इसी तरह पाठ बढ़ाए तो अंत किस प्रकार करते, तो मैं तो जिस तरह प्रेमचंद ने किया ऐसे ही मैं कर देता, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि वहीं पे छोड़ के भाग जाता, बस हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं करता मैं। तो अब देख लेते हैं इसमें भी क्या लिखा है, एक बार पढ़ देते हैं हम। कहानी के अंत में अलोपदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्नलिखित कारण थे। देखो हमने पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पहला तो हमने दे दिया, अलोपदीन प्रभावित हो गए थे, किससे? ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से। किससे? वंशीधर से। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अलोपदीन प्रभावित हो गए, अतः मैनेजर नियुक्त करने का यह कारण हो सकता है। और उन्हें एक आत्मग्लानि हुई होगी, आत्मग्लानि का अनुभव हुआ हो कि भाई ये हटा भी दिए गए, उन्होंने हटवाया होगा भाई, सो उन्हें आत्मग्लानि हुई और उन्होंने मैनेजर नियुक्त कर दिया। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। मैंने तर्क सहित उत्तर दिए, मैंने पढ़ दिया, बस पढ़ दिया, अब भी याद कर लेना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, हम ही कराएंगे या आप पढ़ेंगे? कृपया आप पढ़िए, कृपया। दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपदीन की
सहजता पर मुग्ध होकर उसे मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। कौन दारोगा? आपके विचार से वंशीधर को ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या आप ऐसा करते? कृपया हमें कमेंट में लिख कर बताएं। कृपया हमें कमेंट में बताएं। वंशीधर को ऐसा करना उचित नहीं था। मैं अलोपदीन की प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध था। ये तो मैं करता भाई। अब उन्होंने ले लिया तो ले लिया कॉन्ट्रैक्ट। आप भी कमेंट में लिख कर बताना कि आप क्या करते हैं। जो क्वेश्चन के आंसर में लिखा है वो केवल में छाप देना, ठीक है। कमेंट में लिख देना कुछ भी। नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समय में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे, और क्यों? तो उस टाइम तो भाई दारोगा पद के लिए वकीलों तक का जो भी से सम्मान पद, पटवारीगिरी वाले पद थे, उनके लिए उनका भी जी ललचा रहा था। तो अब वर्तमान में ऐसा कौन सा पद है जिसके लिए सभी का जी ललचाता है कि भाई ये मेरे को मिल जाए? तो भाई मैं तो अपनी बात बताऊँ ना, तो दो जो आता है ना वो क्या बोलते हैं, कौन सा इंस्पेक्टर रहता है जो कि रेड मारता है और जो भी सारा धन होता है वो ले जाता है। तो इसी तरह जो भी ब्लैक मनी है ब्लैक लोगों के पास, ठीक है, ब्लैक लोगों नहीं, सॉरी, ब्लैक मनी है जो भी हैं लोग उनके पास, तो उन पर रेड मारे और अपना धन साइड में ले जाए, मतलब ले जाए उन पास से। तो वर्तमान समाज में ऐसे पद हैं आयकर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे, क्योंकि ऊपरी कमाई रिश्वत मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग कर्तव्य की अपेक्षा सुख सुविधा को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए ऐसे समाज के विकास के लिए घातक है। मतलब क्या है इसका कि भाई ऐसे पद के लिए ललायत होते होंगे, लेकिन जो रेड मारते हैं वो ज़्यादातर रेड क्यों मारते हैं भाई? अपनी सुख सुविधा के लिए। भाई जो रेड का पैसा है वो सरकार को देगा क्या? जो रेड का मार लिए तो उसका ऐसा सुख सुविधा के लिए ऐसा करते होंगे। तो ये समाज के लिए एक घातक परेशानी है कि वो खुद के लिए रेड मार रहे हैं, ये गलत बात। तो पढ़ना लिखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लो। पढ़ना लिखना सब अकारत है। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। क्या बताना है कि जो पढ़ना लिखना है वो सब अकारत है क्या, अकारत है क्या? तो पहला क्वेश्चन है कि जब पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो तब निजी अनुभव के आधार पर बताइए कि। तो जब मैंने पढ़े लिखे लोगों गंदगी फैला रहे थे, जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग थे वो गंदगी फैला रहे थे, तो मुझे लगा कि पढ़ना लिखना ही व्यर्थ है भाई, ठीक है, पढ़ना लिखना ही व्यर्थ है। आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, कब लगा था सार्थक? भाई पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य की चिंता योजना बनाते हुए देखा, तब भाई हाँ भाई पढ़ना लिखना सार्थक है, हाँ पढ़ना लिखना चाहिए। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा हो कि पढ़ने लिखने को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता या शिक्षा? क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो देखो, शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया हो गया होगा, नहीं, इनमें कोई अंतर भी नहीं है। वैसे पढ़ना लिखना किस अर्थ में प्रयुक्त किया होगा भाई? साक्षरता के लिए या शिक्षा के लिए? साक्षरता, साक्षर। एक बार ये शब्द देखिए आप, तो क्या है लिख रहा? साक्षर, साक्षर। इसका संधि विच्छेद करो एक बार, तो आप क्या करो, एक बार संधि विच्छेद कर दो रे। से प्लस में
अक्षर, यही है साक्षर मतलब। स मतलब शहीद, अक्षर मतलब अक्षर, तो अक्षर का जैसे ज्ञान वो साक्षर। अब साक्षरता और शिक्षा बोलूँ तो शिक्षा में भी जिसके पास अक्षर का ज्ञान है, मतलब क्या ख ग गण, उसे ही साक्षर। और शिक्षा तो दोनों समान ही हुए। शिक्षा मतलब भी अक्षरों का ज्ञान, साक्षर मतलब भी अक्षरों का ज्ञान, ठीक है। तो दोनों तो समान हैं। और किसके लिए क्या हो गया होगा इसका अर्थ प्रयुक्त? शिक्षा के लिए, साक्षर के लिए, दोनों के लिए किया गया होगा। अब चाहे साक्षर बोल दिए, शिक्षा बोल दिए, तो मैं तो ज़्यादातर शिक्षा ही बोलूँगा। साक्षर से लोग कोई समझते नहीं है, जैसे मैं नहीं समझा था। अच्छा, तो हमारे तीनों प्रश्न हो गए। यह पुस्तक की ये ज्ञान प्राप्त व्यक्ति समाज के लिए अहितकारी हैं, जो उतना पढ़ना लिखना व्यर्थ है। अगर कोई लोग समझे कि पुस्तक ये ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने और वो हमारे लिए हितकर नहीं है, हितकर मतलब कि हमारा भला नहीं चाहता, वो अहितकर यानी कि भला चाहने वाला ही नहीं है, समाज के लिए अहितकर है, यानी कि समाज के हित में नहीं है वो, तो भाई पढ़ो ही मत, साफ बात। यही लिख रही है इसमें भी। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? कृपया हमें बताएं। लड़कियों को उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है, तिरस्कारपूर्ण स्थिति को, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। लड़कियों के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, ठीक है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, लड़कियों को बोझ माना जाता है। उस टाइम की बता रहा है कि भाई घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं लड़कियां, तो ऐसा बोल रहा था जब मुंशी जी, मुंशी, बूढ़े मुंशी, तब उनसे ये पता चलता है कि भाई वो तिरस्कारपूर्ण स्थिति को दर्शा रही है कि उस टाइम उनकी तिरस्कार किया जाता था, उनकी बेइज्जती सी फील कराई जाती थी उन्हें, और उन्हें बोझ समझा जाता था कि भाई घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं, इनका कैसे शादी विवाह कराएंगे, ऐसे कहते थे ना, ठीक है ना। तो इसी के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर। उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती और उनको लड़कों से कमतर आंका जाता है, ठीक है। देखभाल भी नहीं की जाती थी उस टाइम और लड़कों से कमतर आंका जाता है, ऐसा इस कथन के माध्यम से स्पष्ट होता है हमें। तो अब आगे देखिए एक क्वेश्चन और आपके लिए। तो देखिए, इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके असाध्य करने वाला धन, जिसके पास असाध्य धन, अनन्य वाचलता हो, वह कानून के पंजे में आया तो आया कैसे? प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। अपने आसपास अलोपदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। तो बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बताइए। अगर आपके सामने पंडित अलोपदीन जैसे भाई ताकतवर इंसान आ जाएं और आपसे उनका मुकाबला हो जाए, तो आप डर कर चुप हो जाओगे कि हाँ, उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाओगे, या फिर क्या करोगे बताइए एक बार। भाई मैं तो साफ बात कहता हूँ, मैं तो वंशीधर की करूँगा, मतलब मुंशी वंशीधर की तरह करूँगा, उनसे डरूंगा नहीं, बस समझ गए आप, ठीक है ना। तो उनकी तरह ही करूँगा और अपनी ईमानदारी पे और कर्तव्य निष्ठा का पालन करूँगा, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अलोपदीन जैसे व्यक्ति को देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान साहसी क्यों नहीं होते, वंशीधर की तरह साहसी और चरित्रवान क्यों नहीं होते, जो अलोपदीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिलवाए, ताकि वे समाज के लिए ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बन सके। पढ़ दिया हमने, और जो मैंने बताया वो भी लिख दो, वही लिख रहा है उसमें भी।
समझाइए तो जरा, समझाइए तो जरा। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना बेटा, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो, नौकरी के ओहदे और उससे जुड़े सम्मान से भी ज़्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया जाता है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल सके, तो भाई लग जाओ, ऐसा उसके पापा जी कहते हैं। इसका मतलब यही है। और अब हमें इसकी जो ये दूसरा है तर्क, इसके बारे में भी समझाना है कि ये क्या लिखा है, मतलब क्या है। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। किसके लिए? जो प्रेमचंद की लिखित कहानी है नमक का दरोगा, उसके अंतर्गत जो मुंशी वंशीधर है एक ईमानदारी और कर्तव्य परायण व्यक्ति हैं, ठीक है, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है, ठीक है। बुराइयों से भरे हुए युग से अपने आप को दूर रखने के लिए वंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपनी पथ प्रदर्शक, धैर्य को तो अपना मित्र, धैर्य साध लो तुम मेरे मित्र हो, ऐसा, ठीक है, और बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक, मैं दिमाग लगाऊंगा और अपना जो रास्ता है उसका प्रदर्शन यानी कि देखूंगा। आत्मावलंबन को ही अपना सहायक मानते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसका समझा दिया हमने क्या कहा गया है। तर्क के भ्रम को पुष्ट किया, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, इसका मतलब क्या है? तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, क्या है मतलब? वंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें भ्रम हुआ कि सोचा कुछ गलत हो रहा है। फिर उन्होंने अपने तर्क से सोचा कि तो वंशीधर को रात में सोते सोते उन्हें गड़गड़ाहट सुनाई दी तो कुछ गलत हो रहा है, ऐसा सोचा। तो तर्क से सोचा था तो देर रात में अंधेरे में कौन गाड़ियाँ चलाए ले जाएगा, तो ऐसा सोचा, तो तर्क से उनका भ्रम पुष्ट हो गया। तो ऐसा तर्क लगाया था, तो वहाँ पर जाके देखा तो ये तर्क सही था, तो उनका जो ये भ्रम था वो भी सही था, ऐसा पुष्ट हो गया है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसी चाहती है न चाहती है। आजकल जो न्याय भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है, ठीक है, धन लूटना जैसे वकीलों का धर्म बन गया ही है, ठीक है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति का पक्ष में लड़ ही लेते हैं, ठीक है। अलोपदीन जैसे लोग न्याय और नीति को वंशीधर न्याय नीति को अपने वश में रखते हैं, अलोपदीन जैसे धनी व्यक्ति, ठीक है। यह कड़वी सच्चाई भी है, ठीक है। इसी के बारे में हमें यहाँ पे बता रहा है कि भाई न्याय और नीति, न्याय हो या नीति, सब लक्ष्मी के खिलौने, यानी कि धन फेंको, पैसे फेंको, तमाशा देखो, वो वाला काम होता जा रहा है। इसी के बारे में हमारे पास यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक बार हम थोड़ा सा डर गए हैं कि कितना और बच रहा है ये, तो देखते हैं हम थोड़ा सा और तो यहाँ पर हमारे पास चौथा भाषा की बात बाद में, ठीक है। भाषा की बात, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। पंडित अलोपदीन रात में गिरफ्तार हुए, खबर सभी जगह फैल गई। कैसे फैल गई? चाहे दिन हो या रात, दुनिया जवान टीका टिप्पणी करने में नहीं रुकती है, ये हमारे पास यहाँ पे कहा गया है। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत हो गया। वृद्ध मुंशी जी अपने मुंशी वंशीधर को सत्यनिष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं कि रिश्वत न ले तो अलोपदीन को पकड़कर वंशीधर ने भारी गलती की है। तब वे उस संदर्भ में उपयुक्त कथन कहते हैं, जो ऊपर जो बताया गया है वो कथन कहते हैं कि खेद ऐसी समझ पर कि भाई ऊपरी कमाई नहीं ली तूने तो तेरा पढ़ना लिखना व्यर्थ है, ऐसा बोल लेते हैं उसके। तो अब अगला है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला।
धर्म ने तो धर्म को पैरों तले कुचल डाले। इसका मतलब वंशीधर ने अलोपदीन के द्वारा दिए जाने वाले धन जो अलोपदीन ने वंशीधर को दे रहा था कि भाई 1 का 10, 10 का 20, इस तरह कर रहा था वो कि अरे 1000 ले ले, 5000 ले ले, 10,000 ले ले, लेकिन सभी को ठुकरा दिया किसने? वंशीधर ने। और धन का मिथ्या अभिमान चूर चूर कर डाला। और धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया क्यों? क्योंकि अब धर्म जीत गया और धन की हार हुई। न्यायालय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठन गया। न्यायालय कोर्ट में वंशीधर और अलोपदीन का मुकदमा चला था। ठीक है, वंशीधर धर्म के लिए, अलोपदीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ रहा था। अधर्म के लिए तो कौन? अलोपदीन था। और धन के सहारे तो अधर्म के लिए कौन लड़ रहा था? अलोपदीन। और न्यायालय में धर्म के लिए कौन लड़ रहा था? वंशीधर लड़ रहा था। तो इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया था। अब आगे देखते हैं भाषा की बात, एक बार पढ़ ही देते हैं जल्दी। भाषा के चित्रात्मक लोकोक्ति मुहावरे को जानकर उपयोग हिंदी, उर्दू एवं बोलचाल की भाषा के लिए लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छाट कर लिखिए, इनके प्रयोग के किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। ठीक है, इनके बारे में लिखना है हमें। तो भाषा के चित्रात्मक, जाड़े के दिन थे, रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त। एक मील पूर्व जमुना बहती थी, उस पर नावों का पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद मीठे नींद में सो रहे थे। लोगों, ये तो हमारे पास ये चित्रात्मक, भाषा की चित्रात्मक जो भी है, चित्रात्मक चित्र द्वारा जो हम समझ सकते हैं वो हमें लिखना था, तो वो लिख दिया। अब लोकोक्तियाँ क्या क्या है? पूर्णमासी का चांद सुबह अवसर ने मोती दे दिए, इस तरह ये लिखने थे। और अब हम मुहावरे के बारे में बताते हैं। तो मुहावरे, फूले ने समाना, सन्नाटा छाना, पंजे में आना, हाथ मलना, मुख में कालिक लगाना आदि ये मुहावरे हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए आप अपने ओर से दो विशेषण और बताए, साथ ही विशेषणों के आधार का तर्क भी दीजिए, पुष्टि कीजिए। मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? जिस तरह पूर्णमासी का चांद, ये विशेषता बताता है मासिक वेतन की। पीर की मजार, ये भी विशेषता बताता है मासिक वेतन की। ठीक है, तो इसी तरह हम 1 दिन की खुशी, ऐसा विशेषण, 4 दिन की चांदनी, ऐसा भी बोल सकते हैं। 1 दिन की खुशी, उस दिन बहुत खुश होते हैं। ठीक है, और 4 दिन की चांदनी मतलब कुछ दिन एक वेतन आने पर सारी चीज़ें ले ली जाती है, और 4 दिन में सब कुछ खर्च। अब तीसरा क्या? बाबूजी आशीर्वाद। तो बाबूजी आशीर्वाद, इसका मतलब क्या है? बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। सरकारी हुक्म मतलब वे सरकारी हुक्म का पालन करते हैं। दातागंज के कौन थे? पंडित दातागंज के रहने वाले अलोपदीन। और कानपुर, इसका मतलब क्या है? यह बस कानपुर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर पूरा टोटल कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।